नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खून का घूंट। माधुरी की आज सुबह सुबह चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को सर पर उठा रखा था। अरे बुढ़िया, यह सब क्या लगा रखा है? घर के एक एक कोने को बदबू से भर दिया है तुमने तो मेरे घर को कूड़ेदान बना कर रख दिया है। यह मेरा घर है, कोई कूड़ेदान नहीं है, इसलिए मेरे घर में इतनी गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम जगह जगह पर थूकती फिरती हो? तुम तो इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। निकलो मेरे घर से। अगर और थोड़े दिन मेरे घर में रही तो मेरे घर को तो नर्क बनाकर ही रख दोगी। अरे बहू, कैसी बातें करती हो? थोड़ा सा भगवान से तो डरो। मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी मत करो, क्योंकि भगवान सबको देखता है। उसके घर देर है अंधेर नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जो तू मेरे साथ कर रही है उसके बदले तुम्हें पछताने का भी मौका ना मिले। तुम यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझे इसी घर में रहने दो। इस उम्र में अब मैं कहाँ जाऊँगी? कमला जी अपनी बहू के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी और उसे उस घर में रहने की भीख मांग रही थी। अरे बहू, रात का 1 बजा हुआ है और सड़कों पर भी अंधेरा छाया हुआ है। और कमला जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह बिना किसी सहारे के अकेली चल सके, क्योंकि एक एक्सीडेंट में उनकी हड्डी टूट गई थी। अपने पैर की हड्डी टूटी होने के कारण अपनी दैनिक ज़रूरत को तो वह को भी पूरा नहीं कर पाती थी और बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, जिससे उसका बिस्तर भी गंदा हो गया था। अभी भी कुछ देर पहले उन्होंने बिस्तर को गंदा कर दिया था। इसलिए आज कमला देवी जी की बहू माधुरी गुस्से में आज उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोल रही थी और कमला देवी जी बार बार बहू से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही थी। अंदर टीवी देख रहे अपने बेटे को लगातार आवाज़ लगाकर कमला देवी जी बुला रही थी। अरे ओ बेटा, जरा बाहर तो आओ। देख ले बेटा, बहू मेरे साथ क्या कर रही है। अपनी माँ पर तरस खाओ। लेकिन माँ की पुकार पत्नी के आगे बेटे को सुनाई ही नहीं दे रही थी और वह चादर को ओढ़कर सो गया और अपनी माँ की करुणा भरी आवाज़ को भी नहीं सुन पाया। माधुरी कमला जी के हाथों में एक डंडे को पकड़ा कर बोली, ले बुढ़िया, इसे पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से। बुढ़ापे में तुम जैसे लोगों का यही सहारा होती है। पकड़ो इसे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हर जगह कितनी बदबू फैला कर रख दी है। इतना कहकर उसने कमला देवी जी को दरवाजे से धक्का दे दिया और अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया। काफ़ी देर तक कमला देवी जी दरवाजे को पीटती रही। अरे बहू, दरवाज़ा तो खोलो। बहुत तेज दरवाज़ा पीटते पीटते हो गई और माधुरी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो कमला देवी जी अपनी दूसरी बहू के दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगी और कहने लगी, अरे बहू माधुरी, बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। अब तुम ही मुझे अपने घर में रख लो। बस आज रहने की इजाज़त दे दो और घर के किसी कोने में पड़ी रहूँगी और तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगी। लेकिन उसने भी एक बार भी अपनी सासू माँ के दर्द को नहीं सुना। कमला जी बेचारी रोती रही, बिलखती रही और दरवाजे की सीढ़ियों पर ही बैठी रही। ठंड काफ़ी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। सुबह हुई तो लगभग 10 बजे उसकी बहू का दरवाज़ा खुला। मुझे पता था बहू, तुम अपनी सासू माँ को इस हालत में नहीं देख सकोगी और मेरा बेटा भी मुझे इस हालत में नहीं देख सकता। तभी उसका बेटा पीछे से बोला, अरे माँ, तुम भी कितनी निर्लज हो गई हो जो अभी तक यहीं पर पड़ी हो। क्या कहीं जाकर मर नहीं सकती? क्यों हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए पड़ी हो? कहीं जाकर मर जाओ, जिससे हमारा भी पीछा छूट जाएगा। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर कमला देवी का सीना छलनी छलनी हो गया था और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनका बेटा भी मन को माँ को ठोकर मारकर अपनी पत्नी के साथ ही चला गया था।
अब बेचारी कमला देवी जी लाठी का सहारा लेकर रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई और वहीं जाकर एक स्टेशन पर बैठकर भीख मांगने लगी। स्टेशन पर आने जाने वाले लोग उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ दे देते थे और कुछ लोग उन्हें पैसे भी दे रहे थे। कई दिनों तक कमला देवी जी का दर्द बढ़ता जा रहा था। बेचारी भीख मांगकर ही खाती थी। उनके पास अपने इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। दर्द के कारण कमला देवी जी तड़प रही थी। अपने पति को याद करके बस रोए जा रही थी और वह रोती हुई अपनी पिछली यादों में खो गई। वह दिन भी कितने अच्छे थे जब मेरे पति प्रमोद जी मुझसे कहते थे, अरे ओ मेरी मीनाक्षी, देखो मैं तुम्हारे लिए मूवी की देखने की 2 टिकटें लेकर आया हूँ। आज हम दोनों एक अच्छी सी मूवी देखने जाएंगे। तुम जल्दी से सभी काम को निपटा लो और तैयार हो जाओ, शाम को एक साथ मूवी देखेंगे। प्रमोद जी की बातों को सुनकर कमला देवी जी बोली, अरे आप भी कैसी बातें करते हो। 65 साल की उम्र में लाठी लिए हाँफते हुए आए प्रमोद जी को कमला देवी जी बोली, अरे क्या लेकर आए हो बूढ़ऊ, हमारे आँख या दीदा काम करता है। अब फिल्म क्या देखेंगे इस उम्र में। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो, काहे को पैसा खराब कर रहे हो। और यह क्या मीनाक्षी मीनाक्षी चिल्ला रहे हो, जरा धीरे से बोलो। कमला देवी जी आंगन में कपड़े फैलाती हुई बोली, और देखो तो कपड़े पलटे हुए भी मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। और इस उम्र में इतनी दूर फिल्म देखने कैसे जाऊंगी। मुझे तो लगता है अगले जन्म तक ही जा पाऊंगी। अरे कमला जी, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब कुछ इंतजाम कर दिया है। मैंने रिक्शा वाले से बात कर ली है, वह शाम को 5 बजे तक आ जाएगा। तुम बस अपने जाने की तैयारी करो। रिक्शा वाला हमें घर से लेकर जाएगा और घर पर ही छोड़ कर जाएगा। तुम परेशान मत हो। तुम्हारे कितने अरमान थे धर्मेंद्र की फिल्म देखने के, और आज जब मैं आ रहा था तो धर्मेंद्र की फिल्म के पोस्टर लगे थे, इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए टिकट खरीद ली। पहले तो फिल्म देखने का कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि जीवन के अंतिम पड़ाव में तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर दूं। तुम तो एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और नौकरी करती थी। उसके बाद बच्चों की जिम्मेदारी और अपनी सासू माँ के डर की वजह से फिल्म नहीं देखी थी, क्योंकि अम्मा कहती थी अच्छे घर की बहुएं सिनेमा हॉल में मूवी नहीं देखने जाती। लेकिन मुझसे शादी करके तुम कैसी बन गई थी, इतनी सारी भाभीयों के बीच और भाइयों के बीच रहने वाली, जिसने कभी एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया। और तुमने मेरे घर में बिना कहे ही चूल्हा चौखा, बच्चों की जिम्मेदारी और सभी कामों को खुश होकर किया और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। और तुमने कभी सभी जिम्मेदारियों को ऐसे निभाया कि पता ही नहीं चला। और देखिए ना कमला जी, जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हमारे ऊपर कब बुढ़ापा आ गया यह भी हमें पता ही नहीं चला। हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हाथों में लाठी डंडे आ गए, आँखों की चमक भी चली गई और चश्मा चढ़ गया। और अब तो हमारे बच्चे भी अपने अपने घर गृहस्थी में खुश हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त हैं। उन्हें भी हमारी खुशियाँ किसी भी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आखिर उनकी भी क्या गलती है, उन्हें भी अपने परिवार को पालना है। लेकिन मेरी भी एक इच्छा है कि मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूं कि कम से कम हाथों में कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखें। हमारी यह ख्वाहिश कितनी पुरानी है, जिसे जिम्मेदारियों के चलते हम पूरा ही नहीं कर पाए और बस घर गृहस्थी में ही उलझे रहे। जैसे हमारे बेटे ने अपनी और बहू की फ़ोटो दिखाई थी फिल्म देखते हुए, हम भी ऐसी ही फ़ोटो खिंचवाएंगे। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बात बात में मरने की बातें मत किया करो, वरना मैं आपसे बातें नहीं करूँगी। हर वक्त बस मरने की बात करते ही रहते हो। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आपके साथ फिल्म देखने ज़रूर चलूँगी। अच्छा ठीक है, तो मेरी एक बात को सुन ले। आज तुम वह शादी वाली साड़ी पहनना, वह तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगती है, और मैं वही कुर्ता पजामा पहन लूँगा। प्रमोद जी अपनी पत्नी कमला की तरफ देखते हुए बोले, तो कमला देवी जी शर्माते हुए बोली, जाओ हटो जी, सठिया गए हो इस उम्र में। हमें देखकर सभी लोग हंसेंगे और तरह तरह की बातें बनाएंगे कि यह देखो बूढ़े बुढ़िया बुढ़ापे में सठिया गए हैं और बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं मानोगी मेरी बात को, लेकिन कमला तुम्हें क्या पता,
तू तो मेरे लिए अभी भी वही नई नवेली दुल्हन है जिसको देखकर मैं बावरा हो जाता था। अरे मुझे लाज आ रही है, ऐसी बातें मत करो। आप भी बस पता नहीं कब की बातें लेकर बैठ गए। अपने पति के कहने पर कमला देवी अपनी वह साड़ी पहन ली और प्रमोद जी ने भी अपना वही शादी वाला कुर्ता पजामा पहन लिया। दोनों रिक्शा में बैठकर हाथों में हाथ डाले चले जा रहे थे। उन्हें देखकर मोहल्ले वाले भी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि इस उम्र में भी दोनों कितने खुश हैं और अभी भी एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। थोड़े दिनों के बाद कमला देवी जी का बेटा कहता है, अरे माँ, दो बहू के रहते हुए तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें काम करना शोभा नहीं देता। आप तो बस आराम से बैठिए। आपने बहुत काम कर लिया, अब तो बस आराम से रहिए। अब तो आप हमें बस ऑर्डर कर दीजिए। थोड़े दिनों बाद तो पिताजी भी रिटायर हो जाएंगे, फिर तो आराम ही आराम होगा। उनकी बड़ी बहू कहती है, हाँ माँ जी, अब तो आप आराम से रहिए। छोटी बहू भी उनकी बात का समर्थन करती है। हाँ, अब तो माँ जी को आराम मिलना ही चाहिए। और वैसे भी अब पिताजी रिटायर होकर आ जाएंगे और इतने पैसे लेकर आएंगे, फिर माँ जी को हमारी ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी। फिर तो हमें माँ जी पूछेगी भी नहीं। क्यों माँ जी, मैंने सही कहा ना? हमें भूल मत जाना पैसे आने के बाद। अरे बहू, कैसी बातें करती हो? भला अपनी बहू को भी कोई भूलता है? हमारा जो भी कुछ है सब तुम्हारा ही तो है। और वैसे भी जिसकी इतनी संस्कारी बहू हो, उस सास को पैसे की क्या ज़रूरत है? तुम लोग गांव आती जाती रहना, क्योंकि जब तुम सभी घर आते हो तो घर में रौनक बढ़ जाती है। तुम सभी हमसे मिलने आ जाया करो। प्रमोद और कमला जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं, पोता पोती हैं, भरा पूरा परिवार है। लेकिन सभी अपनी ही दुनिया में रहते हैं। उन्हें कभी अपने माता पिता की भी चिंता नहीं होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से उन्हें अपने माता पिता की चिंता कुछ ज़्यादा ही सताने लगी थी। तभी तो लोग सही कहते हैं कि पैसा अच्छों को बदल देता है। माँ तो फिर भी ममता में आकर सब कुछ भूल जाती है, लेकिन पिता कभी नहीं भूलता। प्रमोद जी हमेशा ही कमला देवी जी को सावधान करते रहते थे कि जब भी कोई ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोले तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन कमला देवी जी उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया करती थी। एक दिन उनकी बड़ी बहू माधुरी बोली, पिताजी, क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम माँ जी को अपने घर ले जाएं, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बहू, क्या तुम बुढ़ापे में इस बूढ़े से रोटियां बनवाओगी? क्योंकि बिना कमला के मेरा तो कोई भी काम नहीं होता। मुझे रिटायर हो जाने दो, फिर हम दोनों तुम लोगों के साथ में ही आकर रहेंगे। फिर जितना तुम्हारा मन करे हम लोगों की सेवा कर लेना। कमला देवी जी अपने पति से बोली, देखा हमारी दोनों बहू कितनी अच्छी हैं और उनके स्वभाव में कितना फर्क आ गया है। मुझे एक भी काम करने नहीं देती और कितना मान सम्मान देती हैं। अब इस बुढ़ापे में हमें और क्या चाहिए? अरे कमला जी, अगर यह लोग मेरे रिटायर होने के बाद भी हमें इतनी ही इज्जत देंगे तब तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझ लेंगे। इसके लिए हमें कुछ दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समय बीत रहा था और प्रमोद जी के रिटायरमेंट का समय भी नज़दीक आ गया था। उनके रिटायरमेंट होने के बाद उनके बेटे बोले, पिताजी, गांव में क्या रखा है? ना तो समय से बिजली आती है और ना ही पानी की सुविधा है। इसलिए हम सभी मिलकर शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, वहीं सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। प्रमोद जी को अपने बेटे का यह विचार ठीक लगा। प्रमोद जी के सभी संबंधी भी कहने लगे, आज के ज़माने में ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं जो अपने माता पिता की इतनी फिक्र करते हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए। प्रमोद जी ने अपने सारे पैसे अपने बच्चों के कहने पर घर खरीदने में लगा दिए और सभी एक साथ मिलकर रहने लगे। दिन बीत रहे थे। एक दिन उनकी बहू बोली, माँ जी, मेरे भाई की शादी है और क्या बताऊँ, मेरे पास तो पहनने के लिए कोई ज्वेलरी भी नहीं है। घर खरीदते हुए मैंने अपनी सारी ज्वेलरी भी दे दी थी। अब मैं सोना गला लेकर अपने भाई की शादी में कैसे जाऊंगी? मेरे घर में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। सब कहेंगे इतने बड़े घर की बहू है और गले में पहनने तक नहीं है। ऐसे मेरे परिवार की नाक कट जाएगी।
दूसरी बहू ने भी अपनी परेशानियां बता दी। उसके बाद कमला देवी जी ने अपने सभी गहनों को 2 हिस्सों में बांट दिया और दोनों बहू को अपनी सभी ज्वेलरी दे दी। अपनी सासू माँ की ज्वेलरी पाने के बाद दोनों बहू ने अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन कमला देवी जी रसोई में रोटी बना रही थी तो उनकी बहू आकर कहने लगी, अरे माँ जी, आपने रोटी में कितना घी लगा दिया है। इस उम्र में इतना घी खाकर कहाँ जाओगी? अगर ज़्यादा घी पियोगी तो बीमार पड़ जाओगी और डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक तो दूध और घी भी इतना महंगा है, उस पर डॉक्टर का खर्चा भी इतना महंगा पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखा करो। अरे बहू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ससुर जी को कहकर घर का सारा सामान मंगवा दूंगी। अगले महीने जब सारा सामान लेकर आएंगे तो घी भी मंगवा दूंगी। तुम्हारे ससुर जी को काफ़ी कमजोरी रहती है, अगर थोड़ा सा घी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो खाती ही नहीं हूँ। तभी कमला जी का छोटा बेटा आकर कहने लगा, अरे माँ, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हम तुम्हें खाने पीने से मना करते हैं? तभी उनकी बड़ी बहू माधुरी कहती है, देखो तो, एक तो माँ जी घी खाती हैं, ऊपर से झूठ भी बोल रही हैं, और कल भी आपने अपनी और पिताजी के लिए देसी घी का हलवा बनवाया था। अरे नहीं नहीं बहू, वह तुम्हारे पिताजी के लिए नहीं था, वह तो हमारी पोती जिद कर रही थी, उसके लिए बनवाया था। अरे चुप हो जाइए, माँ जी कितना झूठ बोलती हैं। हमने आपको अपने साथ रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे अच्छा होता आप वहीं रहती, आपको तो गांव में ही सड़ने देते। अपने बच्चों के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। अरे छोड़ो माँ, पहले तो घर को जंग का मैदान बनाकर रख देती हो और बाद में आंसू बहाकर नाटक करती हो, कितना ड्रामा करती हो। अब तो यह रोज रोज की बात हो गई। आए दिन दोनों बेटे बहू ऐसा ही व्यवहार करने लगे थे। एक दिन कमला देवी जी अपने पति प्रमोद जी को बोली, सुनिए जी, आपको रिटायर हुए कितने महीने हो गए हैं और हम अपने बेटा बहू के लिए पैरों की जूती बन गए हैं। अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, आगे क्या होगा? प्रमोद जी बोले, अरे भाग्यवान, मुझे अपनी नहीं तुम्हारी चिंता है। मैं तो हमेशा ही घर से बाहर रहता हूँ और तुम तो हमेशा घर में रहती हो, इसलिए पता नहीं दोनों बहू तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती होंगी। इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों गांव में ही रह लेते। एक दिन प्रमोद जी अपने पड़ोसियों के पास बैठे हुए कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। प्रमोद जी ने कूलर चला दिया। कमला जी सबके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना रही थी तो उन्होंने अपनी छोटी बहू को कॉफ़ी बनाने के लिए कह दिया तो उनकी बहू ने उन्हें पलट कर जवाब दिया, क्या पूरा दिन कॉफ़ी पीते रहते हो और पकौड़ियाँ खाते रहते हो और साथ में दुनिया वालों को भी खिला रहे हो? क्या आपको नहीं दिखता कि कितना खर्च हो रहा है और साथ में कूलर भी चला रखा है, बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा? उसकी बातों को सुनकर प्रमोद जी का बेटा कहता है, अरे पिताजी, यह बेचारी पूरा दिन कॉफ़ी बनाते बनाते परेशान हो जाती है, बेचारी थक जाती है। जब भी सबके लिए बने तभी पी लिया करो, अलग से ऑर्डर मत दिया करो। आपकी तो एक पैसे की भी औकात नहीं है और कॉफ़ी पर कितना खर्चा करते हो। इसकी वजह से हमारा कितना खर्च बढ़ता जा रहा है। अब तो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा, बहुत हो गया। अब तो इस खर्च का भी फैसला हो जाना चाहिए। प्रमोद जी के पड़ोसी भी वहीं पर बैठे थे। उन सभी के सामने उनके बेटे ने अपने पिताजी को इतना जलील किया कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उनके बेटे की ऐसी बातें सुनकर सभी पड़ोसी वहां से उठकर चले गए। तभी उनकी बड़ी बहू माधुरी बोली, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारा खर्चा तुम ही कर रहे हो। भूलो मत कि सुबह का खाना उनकी दोनों बहू और बेटे आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे। कमला देवी जी अपने पति की ओर देखे जा रही थी, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तभी उनके बेटे बोले कि यह घर है या कुरुक्षेत्र का मैदान, क्या पूरा दिन युद्ध चलता रहता है? इसके बाद प्रमोद जी अपने दोनों बेटों के पास जाकर बोले, अरे बेटा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो हम दोनों अब तुम्हें चुभने लगे हैं? तुम दोनों के कहने पर ही मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इस घर को खरीदने में लगा दी। तुम दोनों तो अपनी अपनी नौकरी कर रहे हो, फिर भी घर का मोटा खर्चा मैं ही करता हूँ, मेरी ही पेंशन से यह घर चल रहा है। तभी उनका छोटा बेटा बोला,
पिताजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे घर का सारा खर्चा आप ही उठा रहे हो। आपको पता भी है कि बाहर का कितना खर्चा होता है। मुझे पता है घर लेने में आपने हमारी मदद की है, लेकिन मुझे पता है आपने ज़्यादा पैसा तो बड़े भाई और उसके परिवार पर खर्च किया है। मेरे बच्चों के लिए आपने क्या बचा कर रखा है? अरे बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पिताजी, आप तो चुप ही रहिए। अब जब आप कमाते थे तब की बात अलग थी। अब आप दोनों का खर्चा हम पर भारी पड़ रहा है। लेकिन बेटा, तुम्हें मैं बता देता हूँ कि हर एक ओकेज़न पर तुम्हारे खाने पीने से लेकर तुम्हारे कपड़े लत्ते तक का सारा खर्चा मैं ही करता हूँ। यहाँ तक कि तुम दोनों के घर का किराया तक भी मैं ही दिया करता था। तुम्हें याद है या भूल गए हो? तभी छोटा बेटा बोला, अच्छा तो अब आप हमसे हिसाब भी मांगोगे? और अगर आपको हमारी बातें इतनी बुरी लग रही हैं तो आप अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लीजिए। तभी कमला देवी जी बोली, अरे बेटा, अपने पिताजी से कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पैसे देते समय एक बार भी नहीं सोचा और ना ही कोई सवाल किया था, और अपनी सारी जमा पूंजी इस घर में लगा दी, और अब तुम हमें इस घर से जाने के लिए कह रहे हो? क्या इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? छोटी बहू बोली, अरे माधुरी भाभी, जरा देखो तो यह बुढ़ापे में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अरे माँ जी, अगर जरा सी भी शर्म बची है तो आराम से रहिए। इस उम्र में बेटे बहू 2 वक्त का खाना दे, यही बहुत बड़ी बात है। और एक बात याद रखिए, यह घर हम दोनों के नाम पर है, तो हिस्से की बात तो भूल ही जाइए और अब यह नौटंकी बंद कर दीजिए। उसके बाद दोनों बहू ने घर के 2 हिस्से कर दिए और अपने अपने हिसाब से अपनी सास का भी बंटवारा कर दिया। अपनी सुविधा अनुसार 3 महीने के लिए सासू माँ मेरी मदद करेंगी और उसके बाद 3 महीने तुम्हारी मदद करेगी। उनकी बातों को सुनकर प्रमोद जी को लगने लगा था कि अब तो उस घर में उनका अस्तित्व ही नहीं रहा है। एक छोटा सा कमरा अपने पिताजी को दे देते हैं और कहते हैं, आप अपना सामान इसी कमरे में रख लीजिए। छोटी बहू बोली, पहले 3 महीने माँ जी मेरे पास रहेंगी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझसे अकेले इतना काम नहीं होगा। और वह झट से कमला देवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ ले गई। बड़ी बहू बोली, पिताजी, अच्छा होगा अगर आप भी कोई काम कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि बैठे बैठे आपके हाथ पैरों में जंग लग जाए। आप आंगन में झाड़ू लगा देना, दोनों बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम भी आपका है, और कपड़ों को प्रेस भी कर देना। बाजार से साग सब्जी लाने का काम भी देखना होगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन छोटी बहू बोली, माँ जी, मेरे मम्मी पापा के आने से पहले सारा खाना बन जाना चाहिए और घर का सारा काम भी हो जाना चाहिए। अब तो उनकी दोनों बहुएं अपने सास ससुर को नौकर और नौकरानी की तरह ही समझने लगे थे। और छोटी बहू की माँ छोटे बर्तनों को कमला देवी जी की तरफ फेंकते हुए बोली, ले बुढ़िया, इन बर्तनों को भी साफ कर दे, वरना तुम्हारे पति की दवा दारू भी अपनी बेटी को कहकर बंद करवा दूंगी। उसकी बातों को सुनकर माँ जी खून का घूंट पीकर रह गई। प्रमोद जी रोज रोज अपनी पत्नी का अपमान देख देख कर थक चुके थे। उनसे कमला देवी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बर्दाश्त की हद तो तब हो गई जब कमला देवी जी खाना मांग रही थी और उनकी बहू ने झूठी रोटी उठाकर उन्हें खाने को दे दी और बोला कि बरामदे में बैठकर खा लो। कमला देवी जी ने बोला भी, अरे बहू, यह तो झूठी थाली है, तो क्या हुआ? यह उनको अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने छोड़ दी। अब इसे आप ही खा लो। आपने पता नहीं आज कैसा खाना बनाया था, इसलिए इसे आप ही खा लो, वरना खाना वेस्ट हो जाएगा। वह इतना तेज तेज बोल रही थी कि सारी बातें प्रमोद जी के कानों में जा रही थी। कमला देवी जी थाली को लेकर जब बरामदे में खाने के लिए बैठी तो उनकी नज़र अपने पति पर पड़ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रमोद जी से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और जाकर उस थाली को उठाकर फेंक दिया और वह सब्जी समधन जी के ऊपर जा गिरी। प्रमोद जी बोले, कमला जी, आप यह खाना नहीं खाएंगी? कमला देवी जी की बहू बाहर आकर बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह खाना फेंकने की? और उसने अपने पति को आवाज़ लगाई, अजी सुनिए, जल्दी से बाहर आ जाइए, देखो तो तुम्हारे पिताजी ने क्या कर दिया है। छोटा बेटा बाहर आकर बोला, पिताजी, यह क्या तमाशा लगा कर रखा है आपने? यह मत भूलिए कि माँ का भरण पोषण हम करते हैं। अगर माँ झूठा खाना खा लेगी तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर माँ
अगर माँ मम्मी का झूठा खाना खा लेगी तो उनकी शान में कौन सी कमी आ जाएगी। उसकी बातों को सुनकर प्रमोद जी ने एक जोर का तमाचा अपने बेटे के मुंह पर जड़ दिया और बोले कि तुम अपनी माँ का भरण पोषण करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। जिसने तुम्हारा भरण पोषण किया है तुम उसका भरण पोषण कैसे करोगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा भरण पोषण तब किया था जब तो तुम्हें यह भी नहीं पता था कि तुम दिखते कैसे हो। तभी उनका बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी आपको क्या ज़रूरत है इनके बीच में बोलने की, यह अपना मामला खुद ही सुलझा लेंगे। तभी प्रमोद जी ने एक जोर का तमाचा अपने दूसरे बेटे के मुंह पर भी जड़ दिया और बोले कि तुम लोग कौन होते हो हमें दो हिस्सों में बांटने वाले। मैं तुम्हारे इस बंटवारे को बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। तुम्हारे जैसे बच्चे अपने मतलब के लिए और अपने माता पिता के पैसों के लिए पहले तो उनसे मीठी मीठी बातें करके अच्छे संबंध बना लेते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो उनसे सारे पैसे लेकर उन्हें अपनी ज़िंदगी से ऐसे निकाल देते हैं जैसे किसी दांत को। कमला जी रो रो कर हालत ख़राब हो रही थी। प्रमोद जी ने उन्हें पानी पिलाते हुए बोला, कमला जी यह हमारी दुनिया नहीं है, यह तो मतलबी बच्चे हैं जो इतने दिनों से हमारा खून पी रहे थे, लेकिन इसका हिसाब ऊपर वाला ज़रूर लेगा। इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो भी किया है ऊपर वाला इसका इंसाफ ज़रूर करेगा। इन लोगों को इसी जन्म में इसका दंड भी ज़रूर मिलेगा और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, थोड़े दिनों की बात है, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देता हूँ, बाद में हमें इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी पड़ेगी। इतना कहकर प्रमोद जी वहाँ से चले गए और कमला देवी जी को उनकी दोनों बहुएं घेर कर खड़ी हो गई और खरी खोटी सुनाने लगी और धक्का मुक्की करने लगी। धक्का मुक्की से कमला देवी जी का पैर फिसल गया और उनके पैर की हड्डी टूट गई, जिसकी वजह से वह ना तो चल फिर सकती थी और ना ही कोई काम कर सकती थी, जिसकी वजह से बिस्तर पर ही सारा काम करने लगी थी, जिसकी वजह से थोड़े दिनों का इंतजार करने के बजाय उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया था। दूसरी तरफ जब प्रमोद जी कुछ इंतजाम करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि एक औरत की ट्रेन के नीचे आकर मौत हो गई थी। वह कोई मर्द महिला थी और उसका चेहरा जख्मी हो गया था। पता करने पर पता चला कि उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए बेचारी ने परेशान होकर ट्रेन के नीचे आकर अपने जीवन को त्याग दिया। उस घटना को देखकर प्रमोद जी घबरा गए थे और दौड़े दौड़े जब घर पहुँचे तो दरवाजे पर ताला लगा पाया। पड़ोसी से पूछा तो पता चला दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश घूमने के लिए निकल गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी माँ को सड़क पर ही बेसहारा छोड़ दिया था। बेचारी कितना रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक न सुनी। उनकी बातों को सुनकर प्रमोद जी को की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढे और बोल रहे थे कि क्या कुछ दिन भी वह अपनी माँ को अपने घर में नहीं रख सकते थे। क्या वह इतना परेशान हो गए थे अपनी माँ से जो उन्हें आधी रात को घर से निकाल दिया। प्रमोद जी कमला जी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाए थे। उन्हें भी रह रह कर यही डर सता रहा था कि कहीं उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या ना कर ली हो। तभी उनके मन में एक विचार आया कि कहीं वह स्टेशन वाली औरत मेरी पत्नी तो नहीं थी। उनके मन में अजीब अजीब से सवाल चल रहे थे, अपनी पत्नी के बिना छटपटाए जा रहे थे। लगभग 2 महीने के बाद जब वह अपने एक दोस्त की अर्थी को कंधा देने के लिए वृद्धा आश्रम गए थे, क्योंकि उनका दोस्त वृद्धा आश्रम में रहता था। संस्कार करने के बाद जब प्रमोद जी लौटे तो उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग महिला कोने में तस्वीर को हाथ में लिए रोए जा रही थी। पूछने पर पता चला कि लगभग 2 महीने पहले एक स्टेशन पर भीख मांग रही थी और एक आदमी इनको रोता हुआ देखकर वृद्ध आश्रम छोड़कर चला गया। बेचारी पैर के दर्द के कारण बहुत तड़प रही थी, बस पूरा दिन रोती रहती थी, ना खाती थी और ना पीती थी। यह सुनकर प्रमोद जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। प्रमोद जी ने जब उसके पास जाकर उसे उसके नाम से पुकारा तो अपना नाम सुनकर कमला देवी जी में एक शक्ति सी आ गई थी। अपने पति को सामने देखकर कमला देवी जी फूट फूट कर रोने लगी तो प्रमोद जी भी अपने आंसू रोक नहीं पाए और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। वह आदमी बोला, प्रमोद जी क्या यह आपकी पत्नी है? हाँ भाई,
यह मेरी पत्नी है। लेकिन यह वृद्धा आश्रम में कैसे? उस आदमी ने पूछा। यही तो हमारी बदकिस्मती है, यह वृद्ध आश्रम में है और मुझे पता तक नहीं है। मैंने इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन बहुत हो गया अब और नहीं। प्रमोद जी ने कमला देवी जी को कहा, मैं तुम्हारे एक एक आंसू का बदला लूँगा। अब यह पिता अब अपना असली रूप दिखाएगा। उन्होंने हमारे सीधे होने का नाजायज फ़ायदा उठाया है। अब देखो मैं उनके साथ कैसा करता हूँ। अभी तक अपमान का घूंट पीकर जिंदगी बिताई है, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता। प्रमोद जी ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपने दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस वालों ने भी सारा माजरा सुनने के बाद उनके दोनों बेटों के घरों पर ताला लगवा दिया। जब उनके दोनों बेटे घूम कर आए तो अपने घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। पता लगने पर दोनों बेटा बहू दौड़ते हुए प्रमोद जी के पास पहुँचे। प्रमोद जी और कमला देवी जी को पुलिस के साथ देखकर घबरा गए। बड़ा बेटा बड़े ही प्यार से बोला, पिताजी यह क्या है? आपने हमारे घर पर ताला क्यों लगवा दिया है? उसके इतना कहते ही पुलिस वाले ने एक जोर का तमाचा उसकी गाल पर जड़ दिया। अच्छा तो तुम्हें नहीं पता यह क्या है? अपने लाचार माता पिता को सड़क पर छोड़ते हो, उनके सारे पैसे को हड़प लेते हो और उनकी पेंशन को भी हड़प लेते हो, लेकिन उन्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे सकते। इसलिए अब तुम ऐसे ही भटकोगे, तभी तो तुम्हें भी पता चलेगा कि अपने माँ बाप को सताना क्या होता है। क्योंकि हर माता पिता को अपने बच्चों से अपना आदर सम्मान करवाने का पूरा अधिकार होता है। और आप प्रमोद जी चाहते हैं कि यह घर भी उनकी पत्नी के नाम पर हो, क्योंकि उस घर को खरीदने में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी और जो भी जेवर तुम्हारी बहू ने लिए हैं उन्हें भी वापस करो। यह सुनते ही चारों के चारों अपने सास ससुर के पैरों में गिर पड़े। लेकिन आज तो प्रमोद जी को कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने बेटों को माफ़ नहीं किया और उनसे अपना घर भी छीन लिया। अपने दोनों बेटों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने आप दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। अपने बेटा बहू के सर से उन्होंने छत भी छीन ली थी और उन्हें सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उनके बेटा बहू का लालच कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ गया था। लालच के आगे उन्होंने अपने माता पिता के साथ इतना गंदा व्यवहार किया जिसकी सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलती। आज के समय में समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम उन सभी घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं। उसके बाद ही हम सभी बातों को आप सभी के सामने पहुंचाते हैं। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमें बताएं कि अगर बच्चे अपने माता पिता को अपने घर से नहीं निकालते तो जगह जगह पर यह वृद्धा आश्रम क्यों बनवाए गए हैं। यह बूढ़े माता पिता वृद्ध आश्रम में अपने दुख को रो रो कर बताते हैं कि उनके बेटा बहू उनके ऊपर कितना जुल्म करते थे। उन सभी घटनाओं को हम आप तक पहुंचाते हैं। हमें पता है कि सभी बच्चे ऐसे नहीं होते, लेकिन आज के ज़माने में अधिकतर ऐसे ही बच्चे हैं जो अपने माता पिता का बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं करते और उन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।